तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी गोधूली पदखंड का पार्ट 7 और उसका हम पढ़ेंगे पार्ट 1। जैसा कि अभी तक हम लोग पार्ट 6 तक तैयार कर लिए हैं कविता में, और कविता का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 जिसका नाम है हिरोशिमा। पाठ का नाम क्या है जी? हिरोशिमा। और इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनको अज्ञेय भी कहा जाता है। शॉर्ट नाम इनका क्या है? अज्ञेय। वैसे ही बड़ा नाम हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, क्योंकि अपने पिताजी का भी नाम इसमें ऐड करके रखे हुए हैं। तो ज्यादातर इनका नाम हम अज्ञेय के लिए ही प्रयोग करते हैं, छोटा नाम यूज करते हैं। हिरोशिमा एक जापान का शहर है, और ये उस समय की घटना का वर्णन कवि ने किया है जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। यानी करीब करीब 6 वर्ष 1 दिन तक जो ये भयानक युद्ध चला पूरी दुनिया में, उस युद्ध का ये परिणाम हिरोशिमा। और ये बात युद्ध के अंतिम समय की ही है जब अमेरिका ने हवाई जहाज के माध्यम से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया और उसके बाद अभी तक किया भी नहीं गया है। परमाणु बम गिराया जिसका परिणाम यह हुआ कि नागासाकी और हिरोशिमा जैसे 2 शहर ऐसे बर्बाद हुए कि आज तक वो बर्बादी का चिन्ह और उस बर्बादी का लक्षण दिखाई देता है। उस बम के गिराने के बाद वहां के लोग किसी न किसी अंग से विकलांग हो गए। विकलांग समझते हैं ना आप लोग? अंग भंग हो जाना। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आज भी वहां की दीवारें, वहां के गलियां, वहां की सड़कें जो है उस दृश्य को नहीं भूल पाती है। आज भी उसके चिन्ह, अगर आप कभी हिरोशिमा गए, कभी नागासाकी गए, तो आपको चिन्ह आज भी दिखाई देने को मिलेंगे। आज भी वहां बच्चे पैदा होते हैं तो अपंग पैदा होते हैं, किसी न किसी अंग से वे विकलांग ही होते हैं। अब सोच लीजिए उस बम का कितना असर था, कि उस समय कितना प्रभावित किया होगा जब गिरा होगा, जिसका प्रभाव आज भी है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। वो बम कितना खतरनाक था, कितने पीढ़ियों तक चला, वो उसका असर कितने पीढ़ियों पे पड़ा। और उसको देखते हुए, उसके विनाश को देखते हुए आज तक किसी देश ने इस बम का प्रयोग, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। ठीक है, आप अपनी दुश्मनी में किसी के ऊपर बिग छोड़ देते हैं, लेकिन उसका परिणाम कितनी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा इसको किसी को अंदाजा नहीं है। और उसी कारण से अमेरिका को लोग तौहीन की दृष्टि से देखने लगे। पूरी दुनिया उसे गंदी नजर से देखने लगी। भले ही वो पावरफुल देश है, लेकिन शक्तिशाली हो जाने से अच्छा व्यक्ति हो जाना कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप अच्छे भी होंगे। ताकत तो है, लेकिन इसी कारण से आज भी लोग अमेरिका की हर जगह शिकायत करते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े समृद्ध देशों ने परमाणु बम, न्यूक्लियर बम जैसे खतरनाक अस्त्रों का निर्माण कर लिया है, लेकिन जापान आज तक परमाणु बम तक नहीं बनाया। उसका कहना है इस परमाणु बम का असर मैंने देखा है लोगों पे कितना बुरा पड़ता है, मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बम बनेगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिरेगा ही। और जो दर्द मैं झेल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई और ये झेले। जबकि जापान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है,
शायद ही किसी देश के पास उतनी शानदार टेक्नोलॉजी होगी। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना का टेक्नोलॉजी कमजोर है जापान के आगे। जापान का हर एक सामान ब्रांड होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो जापानी चीज आपको महंगे मिलेंगे, लेकिन ब्रांडेड मिलेंगे बिल्कुल। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई खराब हो सकता है जल्दी। उनके पास इतना ना ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि आज हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि घर घर में सोलर वाला गाड़ी 4 चक्का लगा हो, हर जगह। मतलब ये सारी सुविधा, आप जाइएगा वहां पे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं मिलेगी आपको। कई साल पहले से वहां बस से लेकर हर एक गाड़ी किससे चल रही है? सोलर से चल रही है। मतलब उन लोगों का टेक्नोलॉजी इतना ना आगे है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फिर भी वैसा देश परमाणु बम तक नहीं बनाया, न्यूक्लियर बम को छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर बम परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 1000 गुना खतरनाक है वो। उसी हिरोशिमा का वो बम जो गिराया गया, उसी का वर्णन कवि ने इस पाठ में किया है कि कैसे उस दुर्दयी निर्दयी अमेरिका ने मानवता के खिलाफ इसका प्रयोग किया था। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। समझ गए होंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हिरोशिमा क्या है? तो हिरोशिमा जापान का एक शहर है। आप याद रखेंगे नागासाकी भी। वैसे नागासाकी का वर्णन इसमें नहीं है, फिर भी एक ही टाइम पे दोनों जगह गिराया गया था, मतलब कुछ अंतराल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। आपके किताब में भी उनका चित्र दिया होगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले कवि का क्या पढ़ते हैं जी? उनका परिचय पढ़ते हैं, जो आपकी किताब में दिया रहता है, कोई अलग से नहीं है ये। तो आप लोग चलिए एक एक लाइन करके पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ लेते हैं कवि का। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कस्या का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, वो लोग बड़ा इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो कस्या पड़ता है कुशीनगर के जिला में। किस जिला में? कुशीनगर जिला में। और कुशीनगर किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वहां पे इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। लेकिन भले ही जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन रहते कहाँ थे ये? करतारपुर एक जिला है, पंजाब में पड़ता है, वहीं पे ये लोग रहते थे। अज्ञे की माता बेअंती देवी, माता का नाम क्या है? और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और पिता का नाम क्या है? हीरानंद। तो वहीं तो अपने नाम में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी अपना नाम, पिताजी का नाम, तब वात्स्यायन। एक प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। पुरातत्ववेता का अर्थ होता है ना, जो व्यक्ति पुराने चीजों के बारे में जानकार हो। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो, नाम सुना होगा हड़प्पा की संस्कृति। मतलब पुरानी पुरानी सदियों पहले जो वस्तुएं जमीन में दब गई थी, उसके बारे में पता लगाना कि ये कब की है, ये क्या है, इसका क्या प्रयोग पहले होता था, उनको पुरातत्ववेता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेता। आगे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। इस लाइन को याद रखेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से। मैट्रिक कहाँ किए हैं? पंजाब विश्वविद्यालय से। कब किए थे? उसके बाद है इंटर उन्होंने किया है 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, चेन्नई। मद्रास समझते हैं ना, चेन्नई से इन्होंने इंटर किया है। और बीएससी यानी कि साइंस से इन्होंने पढ़ा है। बीए में किससे पढ़ा है? जैसे बीए कहे तो आर्ट होता है, अब बीएससी कहे तो बैचलर ऑफ साइंस होता है। एक होता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बीएससी 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से। किस कॉलेज? तो फोरमन कॉलेज लाहौर से उन्होंने बीएससी किया था 1929 में। और एमए किए थे अंग्रेजी में लाहौर से। यानी बीए और एमए इन्होंने लाहौर से किया, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और बीएससी इन्होंने किया था चेन्नई से। और इंटर किए हैं इंटर किए हैं इन्होंने चेन्नई से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मैट्रिक किए थे पंजाब विश्वविद्यालय। सब याद रखेंगे आप लोग।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कहां से कौन किए थे। अज्ञे बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद का अर्थ है कि बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। मतलब इतने भाषाओं का ज्ञान रखते थे वो। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं, कथाकार भी हैं, विचारक हैं एवं पत्रकार हैं। मतलब कवि समझते हैं ना, जो कविता लिखते हैं, कथाकार जो कहानी लिखते हैं, विचारक जो किसी टॉपिक पर अपना विचार रखते हैं, और पत्रकार समझते हैं मीडिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां आप लोग समझते हैं ना। अब कृतियां मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा था, कौन सी कविता, कहानी, ये सब के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले उन्होंने काव्य, काव्य मतलब कि कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। तो कविता उनका पहला है भद्रदूत। क्या है जी? भद्रदूत। दूसरा है चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बाजरा आदि। ये सब कविता है, याद रखेंगे ये सब क्या है, कविता। फिर कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का अर्थ है कौन कौन कहानी लिखे हैं। तो पहला कहानी है बीप ठगा, बीप ठगा। फिर है जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती सगड़िया आदि। ये कहानी संग्रह है, ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न कैसे पूछ देगा, कहेगा छोड़ा हुआ रास्ता अज्ञे जी का क्या है, काव्य है कि कहानी है कि उपन्यास है कि यात्रा साहित्य है। आपको इस तरह याद करना पड़ेगा कि कौन कौन क्या है, जो आप लोग, हमको लगता है कि शायद कोई कोई याद करते होंगे, और इससे ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है। वहां पे हम लगते हैं लहान, शायद ये होगा, शायद क्या, नाम तो सब एक ही जैसा दिखता है, आपको याद करना पड़ेगा। उपन्यास, उपन्यास इन्होंने लिखा है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ठीक है। यात्रा साहित्य उन्होंने लिखा है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ये दो इनका यात्रा साहित्य है। निबंध यानी लेख उन्होंने लिखा है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वतो आदि। और नाटक उन्होंने लिखा है उत्तर प्रियदर्शी। नाटक का नाम क्या है जी? उत्तर प्रियदर्शी। कुछ संपादित ग्रंथ है, जैसे सार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा आदि। तो ये सब उन्होंने कौन कौन क्या लिखा, ये विशेष करके याद करेंगे आप लोग। आगे है अज्ञे ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की। इन्होंने मतलब केवल अन्य भाषा, अंग्रेजी में भी ये मतलब लिखते थे, और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। अनुवाद समझते हैं आप लोग? जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी से अंग्रेजी लिख देना, अंग्रेजी से हिंदी में लिख देना, इसको क्या कहते हैं? अनुवाद। अपना भाषा में ट्रांसलेशन, अब भोजपुरी में लोग ट्रांसलेशन कहेला, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन ना, ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। विजिटिंग प्रोफेसर आप समझते हैं? विजिट मतलब होता है घूमना, अब प्रोफेसर मतलब होता है ना, मास्टरी में जो सबसे ऊंचे होते हैं, जो बीए एमए को लोग पढ़ाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रोफेसर कहा जाता है। तो विजिटिंग प्रोफेसर थे, मतलब कि किसी दूसरे देश में जब घूमने के लिए जाते थे ना, तो इनको बुलाया जाता था कॉलेजों में कि आइए थोड़ा सा क्या कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, 1 2 दिन 4 दिन जब भी रहते थे तो जाके पढ़ाते थे। तो इसको कहा जाता है विजिटिंग प्रोफेसर, घूमने वाले, मतलब घूमते हुए पढ़ाना। समझ में आ रहा है ना बात? विजिटिंग प्रोफेसर बोला जाता है। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुगा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और सुगा कहिए चाहे युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका देहांत कब हुआ था जी? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत इसमें? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी से तैयार होंगे। अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया। तार सप्तक को किसने पेश किया था? अज्ञे ने। और उसमें कितने कवियों का चयन है? 7 कवियों का।
और बताया कि कैसे प्रयोगधर्मिता के द्वारा बालों से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाज की बहुलता है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपस्थित संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई आधुनिक कवि अज्ञेय की प्रस्तुत कविता उनकी समस्त कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। मतलब देखिए, बात यह है कि कवि जो है इस पाठ में इसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज जो मानव है एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ये नहीं सोचता है कि हम जो भी अस्त्रों का प्रयोग करते हैं इसका असर कहाँ तक पड़ेगा। हर देश देखिए एक दूसरे पर अटैक करने के लिए खड़ा है। आप बताइए जिस दिन युद्ध होगा कौन कौन सा हथियार यूज किया जाएगा, कोई जानता है क्या? पहले से लिखा होता है कि यही हथियार चलेगा, जो जो जिसके पास होगा सब चला देगा। वो ये सोचेगा कि आने वाली पीढ़ियों को क्या भुगतना होगा, हमें क्या भुगतना होगा, एक आम आदमी को कितनी परेशानी होगी। तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश एक दूसरे पर लड़ाई करे, युद्ध करे। आप एक और बात याद रखेंगे, ये जो आप कविता पढ़ रहे हैं ये किस कविता के संग्रह से लिया गया है? तो सदा नीरा। आप लोग इंटर क्लास में जाएंगे ना तो इन्होंने ही इस पाठ को लिखा है, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का अर्थ होता है हमेशा बहने वाली, हमेशा। और उसमें कवि ने, जानते हैं, इसी हमारे जो बगल में जहां पे आज हम बैठे हुए हैं, बगल में जो गंडक नदी बह रही है, कौन नदी बह रही है? गंडक नदी का वर्णन उन्होंने और चंपारण का वर्णन उस पाठ में किया है। ओ सदा नीरा, ओ हमेशा बहने वाली गंडक नदी, उसी से ये कविता लिया गया है। तो इंटर में आप लोग जाइएगा तो वहां पे आपको चैप्टर जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए हम उस पाठ को शुरू करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं, एक दिन सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक, एक दिन अचानक सूरज निकला। कौन निकला जी? सूरज तो रोज निकलता है। अरे क्षितिज पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, नगर के चौक, सॉरी पृथ्वी नहीं, आकाश, क्षितिज मतलब होता है आकाश। अरे आकाश पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी। ये जो बरसी धूप कहां पर बरसी? नगर के किसी चौक पर बरसी। अरे पर अंतरिक्ष से नहीं, लेकिन ये जो प्रकाश था वो अंतरिक्ष से नहीं आया था, फटी मिट्टी से, वो मिट्टी से निकली थी। क्योंकि बम, यहाँ पे सूरज बम को कहा जा रहा है, परमाणु बम को। कहीं कहीं अणु बम लिखता है, कहीं कहीं परमाणु बम। तो परमाणुओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सूरज निकला हुआ है, ये सूरज वो अंतरिक्ष वाला सूरज नहीं है, ये सूरज मानव के द्वारा बनाया गया सूरज है, जो आकाश में नहीं निकला है, नगर के चौक पर निकला है। आसमान से नहीं गिरा है, जमीन फाड़ के निकला है। जमीन फाड़ के निकलने का समझते हैं? जब बम गिरता है तो जमीन को फाड़ देता है उतना दूर, तब अटैक आवाज करता है। जब तक बम जमीन से टकराएगा नहीं तब तक वो फटेगा नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे एक सीन देख सकते हैं कि कैसे ये बम जमीन में गिरा है और कैसे इसका धमाका हुआ है और उसके अगल बगल वालों पर क्या असर पड़ा होगा, आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। यही वो समय है 1945 का, और ये उस समय का ये चित्र है। समझ रहे हैं बात? ऐसे होता है धमाका। ये तो आप फोटो में देख रहे हैं, अगर सामने से देखते तो शायद आपको कुछ उम्मीद होता। खैर सामने से देखते तो शायद बचे भी नहीं होते बताने के लिए। तो ये होता है इसका असर। तो ये जो सूर्य था वो आसमान से नहीं, जमीन से फटकर निकला था। तो बात किसकी की जा रही है? परमाणु बम की बात की जा रही है, अणु बम की बात की जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत पाठ में कवि ने सूरज किसको कहा है, तो आप कहेंगे परमाणु बम को, या ऑप्शन में होगा अणु बम, तो अणु बम को। फिर आगे है, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, यानी कि जब ये बम गिरा तो मनुष्य का जो छाया है, छाया मतलब होता है हमारा भोजपुरी में क्या बोलते हैं जिसको,
परछाई, क्या बोलते हैं? परछाई। दिशाहीन हो गया। दिशाहीन होने का अर्थ हुआ कि लोग इधर उधर भागने लगे, पता ही नहीं चलता था कि हम किधर भागें, हमारी कौन सी दिशा है। दिशाहीन हो गए थे हम। सब पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। और उस दिन का जो सूरज था वो कहीं कहां से उगा था? पूरब में नहीं उगा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि सूर्य भगवान कहाँ निकलते हैं, लेकिन उस दिन का सूरज पूरब में नहीं निकला था। वह बरसा सहसा, वह अचानक बरसा बीचों बीच नगर के। और कहा बरसा था? एकदम नगर के, शहर के एकदम बीचों बीच बरसा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काल, काल मतलब जो मृत्यु है, सूर्य के रथ के पहियों को तोड़ करके, मैंने ऐसे उसका रथ का पहिया टूटा हुआ है कि दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं का अर्थ होता है कि आगे पीछे बगल में इधर ऊपर नीचे चारों कोना, क्योंकि 10 दिशा होता है, दसों दिशाओं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो ये पहिया टूट कर ना निकला हो, मतलब इस बम का असर ना हुआ हो। ऐसा नहीं था कि किसी एक दिशा में इसका असर हुआ था, अगल बगल जितने लोग थे सब पे इसका असर हुआ, चाहे कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, अगल हो बगल हो, जिस साइड भी खड़ा हो उस पर अटैक किया ये। तो लगता था कि सूर्य भगवान जिस रथ पर चलते हैं वो रथ का पहिया टूट करके दसों दिशाओं में निकल चुका है क्रोधित होकर, और सबको नाश कर रहा है। आगे है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त। लेकिन ये जो सूर्य निकले थे कुछ समय के लिए उदय हुए। उदय मतलब समझते हैं आप लोग ना? उगना। अस्त मतलब डूबना। कुछ समय के लिए उदय हुए और फिर क्या हो गए? डूब गए। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, मतलब देखते देखते एक उजाला हुआ, एक प्रकाश हुआ, बस क्षण भर के लिए। दृश्य सोख लेने वाली दोपहर। और ये जो सूर्य भगवान निकले थे सुबह में नहीं निकले थे, दोपहर में निकले थे, और दृश्य को सोख लेने वाला मतलब जो भी कुछ दिखाई दे रहा था सबको सोख लिया, सबको खत्म कर दिया। फिर छायाएं मानव जन की नहीं नहीं लंबी हो होकर, उसके बाद किसी भी व्यक्ति की छाया लंबी नहीं हुई, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं रहा तो छाया किसकी बनेगी? मानव ही सब भाप हो गए, यानी मनुष्य अब भाप बनकर उड़ गए। भाप समझते हैं ना? धुआं बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी भी लिखी हैं, मतलब अभी भी आप जाइए तो आज भी उसका चिन्ह आपको दिखाई देगा। आज भी उसको यादगार के रूप में सरकार उसे उसी तरह रखी हुई है कि उसे देखकर प्रेरणा लेना चाहिए कि इसका प्रयोग किसी भी देश को कभी भी नहीं करना चाहिए। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गज पर, आप वहां पे जाएंगे तो आज भी पत्थर है जो झुलसी हुई है, आज भी वो सड़क जो बर्बाद हुए हैं उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि नीचे आप चित्र में देख सकते हैं कि वहां के लोगों की स्थिति क्या थी। जो जहां था वहीं मर रहा था, जो बच गया वो दुर्दशा भरी जिंदगी जिया। और अंतिम है, मानव का रचा हुआ सूरज। ये सूरज किसने बनाया है? मानव ने, मनुष्य ने बनाया है। मानव को भाप बनाकर सोख गया, मनुष्य को ही क्या किया? धुआं बना दिया, भाप बनाकर खत्म कर दिया, धुआं बन के लोग उड़ गए। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की पहचान है। इस पत्थरों पे जो ये चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र उस मनुष्य की है जो इस पत्थर पर गिरा और जलकर राख हो गया। आज भी कुछ उसके चिन्ह आपको दिखाई देंगे कि कैसे इस मनुष्य ने ही मनुष्य को भाप बना दिया और कैसे प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको किसी से दुश्मनी है तो आप उससे झगड़ा करें, थोड़ा बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जिनका कोई गलती नहीं है, आप उन पर ऐसा अत्याचार किए, साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिए, ये तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं था। तो ये हमारी कविता है। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।